हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो जून 2020 का पेपर है, जो कि हुआ था नवंबर 2020 में, लेकिन उसको जून 2020 कहा गया है। तो उस पेपर का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें यूनिट नंबर 3 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आइदर पार्ट बी के हैं, पार्ट सी के हैं, सब हम आज करने वाले हैं। तो इस पूरे पेपर को अगर एक बार देखा जाए तो यूनिट 3 से यहाँ पर पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आए हैं। पहले ये 4 करेंगे, फिर ये 6 करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है पार्ट बी का, उसकी क्वेश्चन आईडी है 19। क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द SNRNAs गिवन बिलो बेस पेयर विद 5 प्राइम स्प्लाइस साइट ऑफ प्री mRNA। यूकैरियोट के अंदर जो mRNA बनता है वो पहले HNRNA होता है, फिर प्री mRNA होता है, फिर mRNA होता है। यानी उसमें कई सारी प्रोसेस होती है, जैसे कि 5 प्राइम कैपिंग है, 3 प्राइम टेलिंग है और स्प्लाइसिंग होती है। तो स्प्लाइसिंग के लिए, कुछ प्री mRNA की स्प्लाइसिंग के लिए वहां पर SNRNAs इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपसे पूछा है कि जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट होती है प्री mRNA के अंदर, वहां कौन सा SNRNA बाइंड करता है, U1 है, U2 है या U4 है या फिर U5 है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूं। SNRNAs पार्टिसिपेट इन द प्री mRNA स्प्लाइसिंग रिएक्शन एज अ स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यानी SNRNA का मतलब क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्री mRNA की स्प्लाइसिंग में। यहां पर देखो, ये हमें एक प्री mRNA दिया हुआ है जिसमें कि एक्सोन भी होते हैं, इंट्रोन भी होते हैं। इंट्रोन हमारे काम के नहीं है, तो मतलब mRNA के काम के नहीं है, तो उनको रिमूव किया जाता है और एक्सोन को फिर जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर देखो, ये वाला एक्सोन है, ये भी एक्सोन है, ये बीच वाला पोर्शन क्या है? इंट्रोन है। तो यहाँ पर ये 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट है, यानी यहाँ से कट लगेगा। ये 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट है और ये बीच में होता है एक ब्रांच पॉइंट ए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ कौन बाइंड करता है। तो सबसे पहले आता है U1। U1 सबसे पहले बाइंड करता है 5 प्राइम पर और U2 बाइंड करता है, ये जो ब्रांच पॉइंट है ए पर बाइंड करता है। इसके बाद फिर यहाँ पर U4 आता है, U5 आता है, U6 आता है। U1 और U4 यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं और फिर ये आगे का सारा काम होता है। ये आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन के हिसाब से बता देती हूँ कि 5 प्राइम पर जो आता है वो U1 आएगा, जो यहां बाइंड होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 5 प्राइम साइट पर U1 बाइंड करता है और ब्रांच पॉइंट पर अगर आएगा तो वो U2 बाइंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 20। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग RNA पोजेस द पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी वो होती है जब पेप्टाइड को ट्रांसफर किया जाता है किसी दूसरी साइट पर। तो ये कहां होगी? जब ट्रांसलेशन की मतलब ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो उस टाइम पर पेप्टाइड को ट्रांसफर किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि राइबोसोम का काफी अच्छा रोल होता है फॉर द ट्रांसलेशन। तो वहां पर ये जो राइबोसोम है ये बने होते हैं RRNA से प्लस प्रोटीन से, और ये राइबोसोम ही करते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। यानी वहां पर कौन सा RNA इन्वॉल्व होगा? RRNA इन्वॉल्व होगा। लेकिन इनमें से कौन सा है? यहाँ पर 3 में दे रखा है RRNA, तीनों में से कौन सा है? चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि द राइबोसोमल पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज सेंटर रिसाइड इन द लार्ज सब यूनिट, मतलब कि जो राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है वहां पर किया जाता है पेप्टाइड को ट्रांसफर, एंड कैटेलाइज द 2 प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पेप्टाइड रिलीज। तो पेप्टाइड को रिलीज करने में हेल्प करता है लार्ज सब यूनिट और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे आप यहां देख सकते हो, ये लार्ज है, ये स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट में होती है 3 साइट है, E है, P है, A है। तो यहां पर जो नया tRNA है वो A साइट पर आता है किसी नए अमाइनो एसिड को लेकर, और जो पहले बन चुकी है पेप्टाइड वो होती है P साइट वाले tRNA पर। तो जैसे ये आता है तो पहले यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद ये जो पेप्टाइड है ये यहां पर ट्रांसफर कर दी जाती है और ये यहां एग्जिट कर जाता है। इस तरीके से ये जो सारा काम है पेप्टाइड को ट्रांसफर करने का वो लार्ज सब यूनिट करती है। तो लार्ज के पास जो भी RRNA होगा वो इस चीज के लिए इन्वॉल्व होगा। तो कौन सा RRNA होता है? बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है वो 30S होता है, उसके पास 2 सब यूनिट है, लार्ज और स्मॉल। जो लार्ज सब यूनिट है उसमें 23S और 5S RRNA होते हैं, 30 प्रोटीन होते हैं। स्मॉल के अंदर 16S RRNA होता है और 20 प्रोटीन होते हैं। तो लार्ज सब यूनिट में जो लार्ज पोर्शन है दैट इज 23S RRNA, इसका रोल होता है फॉर द पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 23S RRNA। हमारा आंसर हो जाएगा द 4th वन। सो 4th विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 21 से। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गैल जीन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। यानी गैल जीन एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं और पूछा है कौन सा गलत है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ गैल जीन होता क्या है, कहाँ होता है और क्या करता है।
तो देखिएगा ये जो गैल जीन है ये ईस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और जब ईस्ट को ग्रो करना होता है गैलेक्टोज वाले मीडियम में तो वो वहां पर अपने गैल जीन का एक्सप्रेशन करता है, ठीक है। सो द गैल जीन आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ईस्ट ऑन गैलेक्टोज एंड दे कंप्राइज स्ट्रक्चर, मतलब ये जो गैल जीन है ये कई सारे स्ट्रक्चरल जीन से मिलकर बना है, जैसे कि गैल 1 है, 10 है, 2 है और 7 है। कुछ वहां पर रेगुलेटरी जीन भी होते हैं, जैसे कि गैल 4 है, गैल 80 है, गैल 3 जीन है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द गैल जीन आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैलेक्टोज इनटू द सेल एंड इट्स मेटाबॉलिज्म थ्रू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। और ये जितने भी जीन हैं ये हेल्प करते हैं गैलेक्टोज को सेल के अंदर लाने के लिए और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे की हेल्प से उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए, ताकि ईस्ट वहां पर सर्वाइव कर सके, ठीक है। प्रोसीजर कैसे होता है, देखो यहाँ अगर गैलेक्टोज एब्सेंट है, मतलब आसपास गैलेक्टोज नहीं है, तो ऑब्वियसली जो गैल जीन है वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक गैल 4 का होमोडाइमर होता है, ठीक है। ये गैल 4 है, इनका होमोडाइमर है, तो यहां पर ये जो गैल 80 है उसके ऊपर बाइंड कर लेता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो गैल 80 है वो क्या है, रेगुलेटरी है, तो ये गैल 80 इसके ऊपर बाइंड कर लेता है। तो गैल 4 इज बाउंड बाय गैल 80 एंड इज अनेबल टू बाइंड UASG। यहां पर UASG वो साइट है जो कि जीन का एक्सप्रेशन कराता है। तो यहां पर देखो जैसे ही ये जो गैल 4 है इससे गैल 80 बाइंड कर लेता है तो ये फ्री नहीं हो पाता। अब अगर ये फ्री नहीं होगा तो यहां बाइंड नहीं करेगा, और अगर ये यहां बाइंड नहीं करेगा तो आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, गैलेक्टोज नहीं है। अगर सेल के अंदर गैलेक्टोज प्रेजेंट है या फिर बाहर प्रेजेंट है तो वहां पर ये जो गैल 80 है इससे बाइंड कर लेता है गैल 3 और इसको इनएक्टिव कर देता है। अब जैसे ही गैल 80 इनएक्टिव होता है तो ये जो गैल 4 है ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद ये यहां पर UASG पर बाइंड कर लेता है, और बाइंड करने के बाद यहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है गैल जीन की, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो फर्स्ट में लिखा है कि जो गैल 4 है इज पॉजिटिव रेगुलेटर फॉर द गैल जीन। एग्जैक्टली पॉजिटिव रेगुलेटर क्यों है, क्योंकि जब कभी भी गैल 4 बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव हो जाता है। देखो गैल 4 ने यहां बाइंड नहीं किया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, यहां बाइंड कर लिया है तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, यानी ये पॉजिटिव रेगुलेट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हुआ हमारा सही, ये तो हो गया है सही। सेकंड में लिखा है द UAS रीजन दैट रेगुलेट द गैल जीन एक्सप्रेशन हर्बर शॉर्ट फेज 80 रिपीट एवरी 10 बेस पेयर। ये बात भी बिल्कुल सही है, जो यहां पर हमने UASG रीजन देखा था वो हर 10 बेस पेयर के बाद वहां पर 80 जो रिपीट्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड में लिखा है जो गैल 80 है इज अ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ गैल 4। एग्जैक्टली गैल 4 जो है क्या ये इसका पॉजिटिव रेगुलेटर है, नहीं, क्योंकि जैसे ही गैल 80 बाइंड करता है गैल 4 पर तो ये इसको इनएक्टिव कर देता है, तो पॉजिटिव रेगुलेटर तो नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। फोर्थ में लिखा है गैल 80 इज नेगेटिवली रेगुलेटेड बाय द गैल 3, यानी गैल 80 को रोक दिया जाता है गैल 3 के थ्रू। तो ये भी हमने देखा है कि गैल 3 आकर गैल 80 पर बाइंड कर देता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो हमसे पूछा गलत है हमारा थर्ड ऑप्शन, सो द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 22 से लिखा है UV इंड्यूस DNA डैमेज कॉज एडवांसिंग रेप्लिकेशन फॉर्क टू स्टॉल टू अवॉइड अ कोलैप्स ऑफ दीज स्टॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क द सेल यूज। यानी कि अगर यूवी के कारण वहां पर कुछ डैमेज हुआ है सेल के अंदर या फिर डीएनए के अंदर, यूवी रेडिएशन के कारण अगर कोई डैमेज हुआ है तो उस डैमेज के कारण जो रेप्लिकेशन फॉर्क होती है वो रुक जाती है। अब इसमें लिखा है कि वो कोलैप्स ना कर जाए, रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो कोलैप्स ना कर जाए, इसके लिए सेल क्या करता है, यानी सेल कौन सा मेथड इस्तेमाल करता है ताकि इस चीज को हटाया जा सके या फिर इसको अवॉइड किया जा सके। तो देखो यहाँ पर है सबसे पहले नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग। इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है कि अगर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो जाता है, अगर आपने रिपेयर सिस्टम पढ़ा है तो ये क्वेश्चन वहीं से आया है, अगर डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है तब ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पर ब्रेक तो नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा गलत। अच्छा मैं आपको पहले बता देती हूं कि यूवी के कारण डीएनए में जो डैमेज होता है वो थायमिन डाइमर बन जाता है। यानी देखो अगर एडजेसेंट थायमिन होते हैं तो वो बाइंड करते हैं ए से, लेकिन यहां पर क्या होता है, जैसे ही यूवी रेडिएशन आती है तो वो आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो यहां पर थायमिन डाइमर बन जाता है। तो बेसिकली यार डायरेक्टली आपको ना देकर कि थायमिन डाइमर है, यूवी इंड्यूस डीएनए डैमेज दे दिया है, मतलब यही है कि थायमिन डाइमर है। तो आपको ये जानना होगा कि थायमिन डाइमर को सेल से कैसे हटाया जाता है। तो एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, वहां पर फोटो रिएक्टिवेशन होता है जिसमें फोटो डीएनए फोटोलाइज को इस्तेमाल किया जाता है इसको हटाने के लिए। यहां पर ऐसा कोई भी मेथड आपको नहीं दिया है कि डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिसमैच रिपेयर कब होता है, यदि हमारा जो पेरेंटल डीएनए है उसमें कोई और अमाइनो एसिड था, उसमें कोई और न्यूक्लियोटाइड था और जो नया बना है उसमें कोई और आ गया है, यानी कि सही पेयरिंग नहीं हुई है, तो तब यूज किया जाता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। लेकिन ऐसा यहां पर कुछ नहीं है।
तो इसलिए ये भी नहीं यूज किया जाएगा। इसके बाद जो बेस एक्सीजन रिपेयर है, बेस एक्सीजन रिपेयर में केवल एक न्यूक्लियोटाइड को हटाया जाता है यदि उसका नाइट्रोजनस बेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 2 हैं तो ये भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो लास्ट हमारे पास बचा है कि वहां पर बाईपास कर दिया जाएगा, यानी देखो जैसे यहाँ थायमिन थायमिन डाइमर है इस तरीके से, और यहाँ एक नई सिंथेसिस होती है तो उसको बाईपास कर दिया जाता है, मतलब इस पोर्शन को रेप्लिकेट ही नहीं किया जाता इतना, फिर आगे स्टार्ट कर देते हैं। फिर कोई दूसरा मेथड आकर इसे यहाँ से रिपेयर करता है और इस गैप को फिल किया जाता है बाद में, लेकिन इस टाइम पर कि ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है ये कोलैप्स ना कर जाए, इसको जल्दी में बाईपास कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीजन बाईपास किया जाएगा। अब थायमिन थायमिन डाइमर को हटाने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको अभी बताया है डायरेक्ट मेथड होता है, और एक होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। ठीक है, 2 होते हैं, एक बेस एक्सीजन रिपेयर, एक न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। बेस में केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड को हटाया जाता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में कई सारे पोर्शन को हटाया जाता है। तो यहाँ पर वो भी कंडक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है तो केवल बाईपास ही हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर थायमिन थायमिन डाइमर हो जाता है तो उसको या तो हटाया जाता है डीएनए फोटोलाइज की हेल्प से, या फिर उसको हटाया जाता है एक्सीजन रिपेयर में जो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है उससे हटाया जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके लिए द सेकंड वन। पार्ट बी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब हमने कर लिए हैं। अब बात करते हैं पार्ट सी के क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का, फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट द रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन, यानी यूकैरियोट के अंदर जो जीन होते हैं उनके एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है उसके रिगार्ड में आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट देके, 4 नहीं 5 स्टेटमेंट देके रखे हैं और पूछा है कौन कौन सा सही है, ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। देखिए, तो फर्स्ट में लिखा है इट इज यूजुअली रेगुलेटेड एट द लेवल ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय अल्टरिंग द क्रोमेटिन आर्किटेक्चर, यानी हम उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, उसका जो जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है उस टाइम पर हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टरेशन इन द क्रोमेटिन आर्किटेक्चर। यानी देखो हमारा जो डीएनए है उससे हमें कराना है, उससे हमें रेप्लिकेशन करानी है या तो फिर हमें उसके जीन का एक्सप्रेशन कराना है, यानी ट्रांसक्रिप्शन करानी है। तो सबसे पहले ये होता है कि उस क्रोमेटिन को ओपन किया जाए, तभी तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन या फिर आइदर रेप्लिकेशन होगा। तो सबसे पहले क्रोमेटिन को ओपन करने की बात आती है। तो यदि हमें रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है तो उसको हम ओपन ही नहीं करेंगे, तो वहां ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है, यानी सेल को अगर ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो वो क्रोमेटिन को ओपन कर देता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो जाए। तो क्रोमेटिन का यूज करके हम ट्रांसक्रिप्शन या फिर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उनके ऊपर अगर एसिटाइलेशन किया जाता है तो वहां पर वो लूज हो जाते हैं, डीएनए को खुला छोड़ देते हैं ताकि जीन का एक्सप्रेशन हो सके। लेकिन अगर वहां हिस्टोन से हम एसिटाइलेशन को हटा देते हैं तो वो फिर से बाइंड हो जाते हैं और जीन एक्सप्रेशन रुक जाता है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में भी मैंने दिखाया है। यहां पर इनएक्टिव फेज कब होता है, जब एसिटाइलेशन ना हो, और एक्टिवेशन फेज कब होता है, जब एसिटाइलेशन लग जाता है। तो जब एसिटाइलेशन होता है तो वहां पर जीन का एक्सप्रेशन होगा, और अगर एसिटाइलेशन नहीं है तो वहां पर जीन का एक्सप्रेशन रुक जाता है। तो इस तरीके से भी हम जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं क्रोमेटिन की हेल्प से। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। बी में लिखा है द यूकैरियोटिक जीनोम इज डिवाइडेड इनटू डोमेन बाय द इंसुलेटर एलिमेंट। डीएनए के अंदर या फिर यूकैरियोट का जो जीनोम होता है उसमें कुछ डोमेन होते हैं। डोमेन इन द सेंस कि अलग अलग जीन का जो फंक्शन है उसके बिहाफ पर उनको डोमेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उन डोमेन को सेव करने का जो काम है वो करते हैं ये इंसुलेटर एलिमेंट। इसके ऊपर मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो एडजेसेंट में कोई 2 जीन है, तो वो जीन आपस में काम ना करने लगे, उसका जो फैक्टर है उसके ऊपर एक्सपोज कर जाए और इस जीन का जो फैक्टर है उसके ऊपर ना इफेक्ट डाल दे, तो बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंसुलेटर। ये हेल्प करता है कि ये जो डोमेन है और ये जो डोमेन है वो आपस में मिक्स ना हो जाएं, अलग अलग अपना फंक्शन करते रहें। ऐसे देखो यहाँ पर अगर रोकना है, देखो यहाँ एक ये जीन है और एक ये दूसरा जीन है, तो ये जो इंसुलेटर है इस जीन का ये जो रेगुलेटरी इफेक्ट है, एलिमेंट है, ये क्या करता है, इसके ऊपर जो दूसरा जीन है यानी दूसरा डोमेन है, ना ही तो पॉजिटिव इफेक्ट होने देगा और ना ही नेगेटिव इफेक्ट होने देगा, क्योंकि ये अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है। तो इस डोमेन को बनाए रखने का काम कौन करते हैं, इंसुलेटर करते हैं। सेम यहां पर है, कोई बीच में एक जीन है, यहां दूसरा जीन है, यहां दूसरा जीन है, तो इसका ये जो इफेक्ट है ये इस पर ना कर दे और ये इस पर ना कर दे, ना ही तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, यानी डिस्टर्ब करना ही नहीं है, ना ही पॉजिटिव वे में ना ही नेगेटिव वे में, क्योंकि इसका अलग फंक्शन है, इसका अलग फंक्शन है, इसका अलग फंक्शन है। तो इस चीज को मेंटेन करने का काम डीएनए के अंदर करते हैं इंसुलेटर, और ये जो अलग अलग बने हैं उनको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन को बनाए रखने के लिए जो हेल्प करते हैं वो होते हैं इंसुलेटर एलिमेंट्स। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा सही।
सी में लिखा है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द प्रोमोटर ऑफ अ जीन इन सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर। ये बात गलत है कि यहाँ पर जो क्रोमेटिन को रिमॉडलिंग करने वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो प्रोमोटर की स्पेसिफिक साइट पर बाइंड नहीं करते। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि इसमें लिखा है कि स्पेसिफिक मैनर में बाइंड करते हैं। देखिए डी में लिखा है आर्किटेक्चरल प्रोटीन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय प्रोमोटिंग द डीएनए बेंडिंग। यानी ये कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको बोलते हैं आर्किटेक्चरल प्रोटीन, जो रेगुलेट करते हैं जीन का एक्सप्रेशन। कैसे? बाय द बेंडिंग ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की बेंडिंग होगी या नहीं होगी, ये रेगुलेशन का एक मेथड है ताकि जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सके। चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। यस, ये जो आर्किटेक्चरल प्रोटीन होते हैं मीडिएट इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्टेंट सीक्वेंस इन द जीनोम। इनका काम क्या होता है बेसिकली, अगर देखो कोई डिस्टेंस यानी काफी डिस्टेंस पर कोई दो सीक्वेंस है, उनका पास आना जरूरी है, तो उसको पास लाने का काम करते हैं ये आर्किटेक्चरल प्रोटीन। Two well-characterized function of the architectural protein interaction include the tethering of the enhancer to the promoter and bringing together polycomb containing sites to facilitate the silencing। यानी अगर जीन का साइलेंसिंग करना है उसके लिए किसी सेगमेंट को साथ में लेकर आना है तो ये काम करते हैं, या फिर जो इन्हांसर होते हैं उनको प्रोमोटर से कनेक्ट करना है लेकिन वो काफी दूर दूर हैं तो उनको पास लाने का काम भी ये आर्किटेक्चरल प्रोटीन ही करते हैं। जैसे देखो इस डायग्राम में यहाँ एक साइट ये है, एक साइट ये है, इन दोनों का पास आना जरूरी है ताकि आगे जीन को एक्सप्रेस किया जा सके। तो ये जो आर्किटेक्चर प्रोटीन है ये डीएनए को बैंड कर देते हैं और उनको आपस में लेकर आ जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये बैंड कर दिया है डीएनए को ताकि आसपास ये आ सके। तो आर्किटेक्चर प्रोटीन डीएनए को बैंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या करना है, सबको पास में आना है और किस टाइम पर कौन सा पास आएगा ये भी फिक्स होता है। फर्स्ट में क्या किया है, इन दोनों को पास में लाया गया है तो आर्किटेक्चर प्रोटीन ने डीएनए को इस तरीके से बाइंड किया है कि ये दोनों ही साथ में आ पाए हैं। सेकेंड केस में ये जो ब्लू वाला है और रेड वाला है उनको साथ में लाया गया है तो इसको बीच में रखा है तो इस तरीके से बैंड हुआ है कि ये दोनों साथ में आ सके। अगर तीनों को साथ में लेके आना है तो यहाँ पर डीएनए की बेंडिंग डिफरेंट तरीके से होती है और दो को साथ में लेके आना है तो उनकी डिफरेंट बेंडिंग होती है। यानी ये जो आर्किटेक्चर प्रोटीन है डीएनए को अलग अलग तरीके से बेंड करते हैं ताकि जीन का एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सके। अगर करना है तो वो बेंड कर देंगे, अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है तो वो बेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है जो कि हमारे इस स्टेटमेंट में लिखी है कि जो आर्किटेक्चरल प्रोटीन होते हैं वो रेगुलेट करते हैं जीन का एक्सप्रेशन बाय प्रोमोटिंग द डीएनए बेंडिंग। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, ई को भी देख लेते हैं। द क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स कैन अल्टर द न्यूक्लियोसोमल आर्किटेक्चर बट कैन नॉट डिस्प्लेस देम। यानी कि ये जो क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ये न्यूक्लियोसोम का जो आर्किटेक्चर है उसको तो अल्टर कर देते हैं लेकिन डिस्प्लेस नहीं करते। ये बात गलत है क्योंकि ये जो रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये हर तरीके से चेंज करते हैं उसको। अगर उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो पोजीशन को भी चेंज कर देते हैं, अगर स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है तो स्ट्रक्चर में भी चेंज करते हैं, कुछ चीजें हटानी है कुछ ऐड करनी है वो सब करते हैं अगर रिमॉडलिंग वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि वो डिस्प्लेस नहीं करते हैं तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक है, शायद इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, एक मिनट रुकिए। यस, क्रोमेटिन रिमॉडलर्स जो होते हैं वो डिसरप्ट करते हैं डीएनए और हिस्टोन का इंटरेक्शन एंड द स्टोन ऑक्टोमर कैन बी इजेक्ट। इसको निकाला भी जा सकता है, रिप्लेस भी किया जा सकता है और रीस्ट्रक्चर भी किया जा सकता है। क्रोमेटिन रिमॉडलर्स आर इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रिकॉम्बिनेशन एंड इन द क्रोमोसोम असेंबली। हर तरीके से ये हेल्प करते हैं लेकिन इसमें लिखा है कि डिस्प्लेस नहीं होने देते हैं तो ये स्टेटमेंट इस वजह से हो जाएगी गलत। तो हमारा ए सही है, बी सही है, डी सही है, ए बी डी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा सही। तो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूकैरियोटिक आरएनए प्रोसेसिंग इज इनकरेक्ट। यूकैरियोट के अंदर आरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है उसके रिगार्ड में आपको 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यूकैरियोट के अंदर जो आरएनए होता है उसको काफी तरीके से प्रोसेस किया जाता है तब वो आगे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे 5 प्राइम पर कैपिंग होती है, 3 प्राइम पर पॉली ए टेलिंग होती है और बीच में से जो इंट्रोन है वो हटाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकर को ट्रांसक्रिप्शनली एट द पॉली एडिनाइलेशन साइट। यानी आरएनए की वो साइट जिसके ऊपर पॉली ए टेल लगती है उस साइट के आते ही वहां पर ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाता है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है आपसे पूछा है। तो देखो यहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मैं आपको बता देती हूं। क्योंकि देखो हम कई बार ये समझते हैं कि ये 5 प्राइम है जहां पर हो गया है कैपिंग, ये आरएनए है और ये 3 प्राइम है तो यहां पर हो गई है टेलिंग। तो जैसे ही टेलिंग वाली साइट आती है तो एकदम से वहां पर ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाता है। क्योंकि ये एंड पॉइंट है तो हम ये सब सोचते हैं कि यहां पर टर्मिनेशन हो गया है लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ होता कैसे है। ये हमारे पास डीएनए है जिसका हो रहा है
ट्रांसक्रिप्शन, और ये है पॉलीमरेज सेकंड जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। तो जैसे ही ये जो mRNA है तो यहाँ 5 प्राइम पर कैपिंग आ जाती है और अभी भी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। जैसे ही वो साइट आती है, कौन सी, पॉली एडिनाइलेशन वाली साइट जो आती है वो यहाँ पर आ गई है। आने के बाद ये कट जाता है, क्लीवेज होता है और यहाँ पर पॉली ए टेल आती है। लेकिन इसके बाद भी जो पॉलीमरेज सेकंड है वो ट्रांसक्रिप्शन करता ही रहता है। देखो यहाँ कटने के बाद ये mRNA बन भी गया है, लेकिन फिर भी आगे ये जो रिएक्शन है वो चलती जा रही है। ये कब तक चलती रहेगी? जब तक एक प्रोटीन है जिसका नाम है XRN2, ये XRN2 आता है और ये यहाँ पर बाइंड करता है। बाइंड करता 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 ये यहाँ पर जाएगा और तब इसको इंडिकेशन मिलता है कि अब ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेशन जब होगा तब XRN2 इसको आकर इंडिकेशन देगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये साइट आएगी एकदम से ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो इसमें लिखा है कि को ट्रांसक्रिप्शनल होता है, यानी कि साथ साथ जैसे ही वो साइट आई एकदम से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ही हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब देखो फोर्थ में लिखा है कि जो XRN2 है इज द न्यूक्लियस दैट डिग्रेड द क्लीव्ड RNA टू रिलीज द RNA पॉलीमरेज सेकंड फ्रॉम द टेम्पलेट। एग्जैक्टली अभी हम देख के आए हैं कि ये जो XRN2 है ये एक न्यूक्लियस है जो उस क्लीव्ड RNA को, जो कि क्लीव हो चुका है, देखो यहाँ पर ये क्लीव हो चुका है, तो अब ये जो RNA बचा है या फिर जो आगे बनता जा रहा है उसे क्लीव्ड RNA कहा है। तो जैसे ही ये XRN2 आता है तो ये इसको डिग्रेड करता हुआ चला जाता है, डिग्रेड करता रहता है, डिग्रेड करता रहता है और फिर यहाँ आएगा इसके पास, और जैसे ही इसके पास आता है तब होता है टर्मिनेशन। तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है कि जैसे ही क्लीव्ड RNA को डिग्रेड कर देता है तो वहां पर जो RNA पोल सेकंड है वो टेम्पलेट से रिलीज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड में लिखा है फॉस्फोराइलेशन ऑफ द सेरीन 2 ऑफ द RNA पॉलीमरेज सेकंड CTD इज रिक्वायर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पॉली एडिनाइलेशन फैक्टर। मतलब वहां पर जैसे ही जो थर्ड प्राइम एंड होता है जिस पर पॉली ए लगता है उस फैक्टर को रिक्रूट करने के लिए जो पॉलीमरेज सेकंड है उसके C टर्मिनल पर सेरीन पर फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो मैं आपको बता देती हूँ। यस, इस डायग्राम में देखो ये इनिशिएशन है, ये पॉलीमरेज सेकंड है और ये इसका CTD है, यानी C टर्मिनल डोमेन है। इसमें बहुत सारे साइट होते हैं। तो जब होने को होता है टर्मिनेशन, यानी कि जब वहां पर पॉली एडिनाइलेशन साइट आ जाती है, यानी पॉली ए का एडिशन होना होता है, तो वहां पर ये जो सेरीन है उसके ऊपर फॉस्फेट आ जाता है। सेरीन 2 जो है उस पर फॉस्फेट आ जाता है और ये फॉस्फेट ऐसे ही बना रहता है टर्मिनेशन के टाइम पर। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ सेरीन 2 पर होता है फॉस्फोराइलेशन। थर्ड में लिखा है पॉली एडिनाइलेशन रिक्वायर बोथ क्लीवेज एट द पॉली एडिनाइलेशन साइट एंड द एडिशन ऑफ पॉली ए। एग्जैक्टली इस डायग्राम में देखो यहाँ पर क्लीवेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, RNA को क्लीव भी करना पड़ेगा, साथ साथ उस साइट के कुछ फैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जो यहाँ पर पॉली ए टेल को इंसर्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हमसे गलत पूछा है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद द रेफरेंस टू द फैक्ट दैट tRNA आर नोन टू पोजेस द T इन देयर सीक्वेंस। यानी देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हम सभी जानते भी हैं कि जो RNA होते हैं वो कोई भी RNA हो, या तो mRNA हो या tRNA हो या फिर rRNA हो, इन सभी के अंदर थाइमिन नहीं होता है। जो थाइमिन नाइट्रोजनस बेस है वो नहीं होता है, यूरेसिल होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो tRNA है उसका जो T साइज C लूप होता है उसमें यूरेसिल ना होकर एक जगह पर थाइमिन होता है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, थाइमिन कैसे आ जाता है वहां पर। ठीक है, तो उसके रिगार्ड में ही आपको 5 स्टेटमेंट देके रखे हैं, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूं। तो ये tRNA का स्ट्रक्चर है, इसमें कई सारी आर्म होती हैं, लूप्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो T साइज C लूप होता है इसमें एक न्यूक्लियोटाइड T वाला आ जाता है और आपसे पूछा ही है कि कैसे आता है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो यूरेसिल का स्ट्रक्चर जो है और थाइमिन का स्ट्रक्चर जो है उनमें केवल एक चीज का डिफरेंस है कि वहां थाइमिन में 5 प्राइम पर मिथाइल आता है जबकि यूरेसिल में 5 प्राइम पर मिथाइल नहीं है। बाकी यहाँ पर 2 और जो 6 पोजीशन है उनमें O होता है, यहाँ पर भी O होता है। आप कंपेयर कर सकते हैं, आपने पढ़ी भी होगी स्ट्रक्चर, तो 5 प्राइम का ही डिफरेंस रहता है। तो जैसे ही tRNA की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी सारा ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद की जाती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, यानी ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद tRNA में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो T साइज C लूप में जहां पर भी यूरेसिल होता है वहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है मिथाइल ट्रांसफरेज, वो आ जाता है और यूरेसिल पर मिथाइल को यहां ट्रांसफर कर देता है, 5 प्राइम पर मिथाइल लगा देता है, तो यूरेसिल से कन्वर्ट हो जाता है थाइमिन। बस इतना काम होता है। इस वजह से T साइज C लूप में यूरेसिल ना होकर थाइमिन होता है, क्योंकि वहां पर ये एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है, अब ये बातें अगर समझ आई है, चलिए रीड कर लेते हैं अपने स्टेटमेंट्स को। फर्स्ट में लिखा है RNA पॉलीमरेज थर्ड यूटिलाइज द TTP एज वन ऑफ द सबस्ट्रेट।
टीआरएनए की फॉर्मेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड यूटिलाइज कर लेता है टीटीपी को एज अ सबस्ट्रेट। ये बात तो गलत है, ऐसा नहीं होता है। वहां पर जो टी है वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आया है, और चाहे देखो कोई भी आरएनए पॉलीमरेज हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, वो कोई भी टीटीपी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो यूटीपी को ही इस्तेमाल करते हैं एट द प्लेस ऑफ टीटीपी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। बी में लिखा है लाइक एनी अदर आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो यूटीपी को इस्तेमाल करता है, लेकिन जब आरएनए पोल थर्ड एक लूप स्ट्रक्चर में आता है तो वहां पर ये क्या करेगा, बाइंड कर लेता है एक एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन से टू मिथाइलेट C5 पोजीशन ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड U टू रिजल्ट इन अ थाइमिन इन अ को ट्रांसक्रिप्शनल मैनर। मतलब देखो होता तो ऐसा ही है कि वहां पर मिथाइल को ही ऐड किया जाता है, लेकिन वो साथ साथ नहीं चलता, वो बाद में होता है, यानी वो को ट्रांसक्रिप्शनली मैनर में नहीं होता, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मैनर में होता है। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से हो जाएगी गलत। सी में लिखा है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए जीन एट द डेजिग्नेटेड पोजीशन डीएनए पॉलीमरेज रिप्लेस द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टू इनकॉर्पोरेट टी इन द टीआरएनए ट्रांसक्रिप्ट। कभी आपने ऐसा सुना है कि वहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड चल रहा है, लेकिन जहां पर उसको टी इनकॉर्पोरेट करना है वहां आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डीएनए पॉलीमरेज केवल रेप्लिकेशन करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज केवल ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। इनकी जो पोजीशन है वो स्विच नहीं होती है इस तरीके से, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी गलत। डी में लिखा है एक स्पेसिफिक मिथाइल ट्रांसफरेज यूटिलाइज अ मिथाइल ग्रुप डोनर टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली मॉडिफाइंग द स्पेसिफिक सी रेजिड्यू इनटू द टी रेजिड्यू। ये बात बिल्कुल सही है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है उसके बाद एक मिथाइल ट्रांसफरेज यू को कन्वर्ट कर देता है टी रेजिड्यू में बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप एट द C5 पोजीशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। ई में लिखा है यूरेसिल टू थाइमिन कन्वर्जन अकर इन अ लार्ज नंबर ऑफ टीआरएनए इन द टी साइज सी लूप। एग्जैक्टली, टी साइज सी लूप में ही होता है टी। तो ये जो काम किया जाता है कि यूरेसिल को थाइमिन में कन्वर्ट कर दिया, ये कहां पर होता है? टी साइज सी लूप में ही होता है। तो ये बात भी सही है, यानी डी और ई स्टेटमेंट यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेशन रखा है और यहाँ पर आपको बताया है कि उसका कंटेंट कितना है, मतलब कौन किसको क्या करता है। विच वन ऑफ द ऑप्शन बिलो करेक्टली मैच कंटेंट इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2, आपको मैच करके बताना है। सबसे पहले लिखा है पॉजिटिव रेगुलेशन बाय CAMP। ये किस में मिलता है? एराबिनोज ओपेरोन में, या लैक ओपेरोन में, या राइबोस्विच में, या फिर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में। अगर आपने पढ़ा है लैक ओपेरोन के बारे में तो आप तुरंत इसको मैच कर सकते हैं कि ये जो CAMP होता है पॉजिटिव रेगुलेटर है लैक ओपेरोन का। कैसे? चलिए मैं बता देती हूँ। ये है लैक ओपेरोन। लैक ओपेरोन में ये प्रोमोटर है, ऑपरेटर है, ये लैक ओपेरोन के जीन है। तो यहाँ पर होता है एक कैप। तो CAMP अगर नहीं है तो ये जो कैप होता है डज नॉट बाइंड टू द प्रोमोटर, ट्रांसक्रिप्शन अकर एट अ लो रेट। अगर यहाँ CAMP नहीं है तो वो कैप से बाइंड नहीं कर पाता है, और कैप इससे बाइंड नहीं कर पाता है तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ होता तो है लेकिन काफी लोअर रेट से होता है। लेकिन जैसे ही CAMP बाइंड कर लेता है CAP से, ये अच्छे से एक्टिव हो जाता है और फिर ये प्रोमोटर पर बाइंड कर लेता है और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन पूरा फास्ट तरीके से चलता है। तो CAMP क्या हुआ? CAMP लैक ओपेरोन का पॉजिटिव रेगुलेटर हुआ। ठीक है, तो मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच हो जाएगा बी से। फर्स्ट का हो गया है बी, और फर्स्ट का बी हमें किस में दिया है? दो स्टेटमेंट में देख रखा है। सेकंड में नहीं है तो उसको कट कर देते हैं, फोर्थ में भी नहीं है तो उसको भी कट कर देते हैं। ओके, फिर लिखा है शॉर्ट अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट। तो ये किस में होता है? ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में होता है। एग्जैक्टली जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर बहुत सारे छोटे छोटे से आरएनए बनते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, बनते हैं, ब्रेक होते हैं, बनते हैं, ब्रेक होते हैं, और फिर फाइनली एक आरएनए बनना स्टार्ट होता है जो कि आगे जाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन, यानी मतलब उसको बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन। उसमें होता क्या है कि जो शॉर्ट अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट बनती रहती हैं, जो कहाँ मिलेगा? ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में मिलता है। तो सेकंड का हो जाएगा डी। सेकंड का डी दिया है केवल हमें फर्स्ट ऑप्शन में, इसमें सेकंड का ए दिया है तो ये भी कट हो जाएगा। हमारा फर्स्ट आंसर ही सही है। देखो जैसे कि इसमें बताया भी है, हाँ जैसे देखो यहाँ पर ये चला है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें सबसे पहले ये आरएनए पोल है, ये यहाँ पर बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद ये क्लोज कॉम्प्लेक्स रहता है, फिर ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद अबॉर्टिव इनिशिएशन होता है। अबॉर्टिव इनिशिएशन कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में ही अबॉर्टिव इनिशिएशन होता है, जिसमें छोटी छोटी सी आरएनए की छोटी छोटी सी ट्रांसक्रिप्ट बनते रहते हैं जो अबॉर्टिव हो जाते हैं। उसके बाद फिर प्रमोटर एस्केप होता है, फिर इलोंगेशन चलता है। यानी अबॉर्टिव इनिशिएशन कहाँ हुआ है? ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में ही हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा
डी से, और इससे हमारा सही आंसर भी आ गया है। इसके बाद लिखा है कि डीएनए की लूपिंग कहाँ होती है, तो डीएनए की लूपिंग होती है अराबिनोज ओपेरोन में। जैसे देखो अराबिनोज जो ओपेरोन होता है, इसमें देखो ये एरोबिनोज सी है, यहाँ पर एरोबिनोज बाइंड करता है तो ये एक्टिवेटर बन जाते हैं, अगर नहीं बाइंड करता है तो रिप्रेसर की तरह एक्ट करते हैं। तो देखो जैसे ही यहाँ पर 3 साइट होती हैं, साइट 1, साइट 2, साइट 3, ये प्रोमोटर है और ये इसका स्ट्रक्चरल जीन है। तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जो है कब बाइंड करेगा, जब ये एक्टिवेटर यहाँ साइट 1, साइट 2 पर बाइंड करते हैं, तब ये एक्टिव रहता है और जीन ऑन रहता है। लेकिन जब वहां एरोबिनोज नहीं होता सेल के अंदर, तो ये एक्ट करने लगते हैं एज अ रिप्रेसर, और रिप्रेसर के लिए इन तीनों साइट से बाइंड करना, साइट 2 से और 3 से बाइंड करना होता है। तो ये जो रिप्रेसर है ये इस तरीके से डीएनए की लूपिंग कर देते हैं ताकि वो साइट 3 और साइट 2 दोनों से बाइंड कर सके। तो यहाँ पर डीएनए की लूपिंग कहाँ होती है, एरोबिनोज ओपेरोन के अंदर होती है। ठीक है, यस। तो डीएनए की लूपिंग कहाँ होती है, एरोबिनोज में, यानी थर्ड का हो गया है ए। एफएमएन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोस्विच, एफएमएन राइबोस्विच होता है। जैसे देखो इसमें मैंने बताया भी है, हाँ, द एफएमएन राइबोस्विच इज अ हाईली कंजर्व आरएनए एलिमेंट which is naturally occurring and is found frequently in the 5' untranslated region of the prokaryotic mRNA that encode for the flavin mononucleotide biosynthesis and transport the प्रोटीन। एफएमएन एक राइबोस्विच है जो कि कंजर्व आरएनए एलिमेंट है, जो कहाँ मिलता है, 5' यूटीआर पर मिलता है, और इनकोड करता है एक फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस पाथवे और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को। ठीक है, तो एफएमएन क्या है, राइबोस्विच है। एफएमएन क्या है, एक राइबोस्विच है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यस, नेक्स्ट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट द कैटालिटिक इंट्रॉन। जो कैटालिटिक इंट्रॉन्स हैं उनके रिगार्ड में आपको यहाँ पर 5 स्टेटमेंट देके रखी हैं और पूछा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाँ, ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछे हैं। फर्स्ट में लिखा है ग्रुप 1 इंट्रॉन में अंडरगो सेल्फ स्प्लाइसिंग बाय द ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। आपने अगर पढ़ा है इंट्रॉन के बारे में तो 2 टाइप के ग्रुप 1 इंट्रॉन होता है, ग्रुप 2 इंट्रॉन होते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो ग्रुप 1 इंट्रॉन है वो सेल्फ स्प्लाइसिंग है, यानी वे अपने आप को खुद से कट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो यहाँ ग्रुप 1 का इंट्रॉन दिया है, ये ग्रुप 2 का इंट्रॉन है। यहाँ ग्रुप 1 का इंट्रॉन जो होता है सेल्फ स्प्लाइसिंग करता है, यानी उसको किसी अदर प्रोटीन फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई आएगा और इनको यहाँ से कट करेगा। ये एक्सोन वाला पोर्शन है, ये इंट्रॉन है, इंट्रॉन को हटना होता है तो ये खुद ही अपना स्प्लाइसिंग करा लेते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर एक जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जीटीपी आता है तो वो यहाँ अटैक करता है, अटैक करने के बाद ये वाला पोर्शन डिफरेंट अलग हो जाता है और ये वाला पोर्शन यहाँ जी बाइंड कर लेता है और ये वाला पोर्शन अलग हो जाता है। इस तरीके से फिर यहाँ पर जो 3' OH है वो एस्टेरिफिकेशन करता है, यानी यहाँ पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये दोनों जुड़ जाते हैं और ये वाला पार्ट जो है इंट्रॉन का ये बाहर निकल जाता है। तो ये ग्रुप 1 इंट्रॉन जो है उनका स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है जो कि सेल्फ स्प्लाइसिंग होते हैं और यहाँ पर ट्रांस एस्टेरिफिकेशन की हेल्प से ये अपना स्प्लाइसिंग करते हैं। ये ग्रुप 2 इंट्रॉन के बारे में दिया है। ठीक है, तो देखिए ओके, ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी सही, ये बिल्कुल सही बात है। ग्रुप 2 इंट्रॉन डू नॉट रिक्वायर एनी फैक्टर प्रोटीन फॉर ऑटो स्प्लाइसिंग आइदर इन विवो और इन विट्रो। एग्जैक्टली, जो ग्रुप 2 इंट्रॉन होते हैं अगर वो इन विवो कंडीशन में है, यानी सेल के अंदर है नेचुरली नॉर्मली, तो वो खुद अपना स्प्लाइसिंग कर लेते हैं। जैसे देखो इस डायग्राम के अंदर ग्रुप 2 इंट्रॉन में भी क्या करते हैं, वो खुद से अपनी स्प्लाइसिंग कर लेते हैं, वहां किसी फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो इन विट्रो कंडीशन में है, अगर वो सेल से बाहर है, तो उन्हें फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द स्प्लाइसिंग। लेकिन इसमें लिखा है कि चाहे तो वो इन विवो में हो या फिर इन विट्रो में है, उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, बी गलत है। सी में लिखा है सर्टेन इंट्रॉन ऑफ बोथ द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 क्लासेस में कंटेन ओपन रीडिंग फ्रेम विच आर ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंट्रॉन होते हैं, कुछ इंट्रॉन, सभी नहीं, कुछ इंट्रॉन जैसे कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 क्लासेस के कुछ इंट्रॉन ऐसे होते हैं जिनके पास ओपन रीडिंग फ्रेम होता है, यानी उनके पास कोडिंग सीक्वेंस होता है जिससे कि वो प्रोटीन बना सकते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि एक्सोन होते हैं, इंट्रॉन होते हैं। एक्सोन जो है हमेशा ट्रांसलेशन करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन इंट्रॉन नहीं बनाते। लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कुछ इंट्रॉन ऐसे होते हैं जो आगे जाकर ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा होमो एंडोन्यूक्लियस जो है या फिर मैचुरेज जो एंजाइम्स होते हैं वो इंट्रॉन ही बनाते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। डी में लिखा है जनरली ग्रुप 1 इंट्रॉन माइग्रेट बाय डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म वेयर एज ग्रुप 2 इंट्रॉन माइग्रेट बाय आरएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म। यानी अगर ग्रुप 1 ग्रुप 2 को माइग्रेट करना है, अपनी पोजीशन को चेंज करना है, तो ग्रुप 1 हेल्प लेता है डीएनए की, और जबकि जो ग्रुप 2 है वो हेल्प लेता है आरएनए की। ये बात भी बिल्कुल सही है। शायद मैंने इसके बारे में भी कुछ लिखा है, एक मिनट रुकिए।
यस देखो यहाँ पर जो ग्रुप 1 इंट्रॉन है आर मोबाइल एलिमेंट्स एबल टू स्प्रेड इन जेनेटिक प्रोसेस टू एलील दैट डू नॉट कंटेन देम वाई अ प्रोसेस नोन एज इंट्रॉन होमिंग। मतलब कोई एक ऐसा रीजन है जहां पर इंट्रॉन नहीं है, तो ये इंट्रॉन क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करके वहां चले जाते हैं जिनके पास ये इंट्रॉन नहीं है, इसको बोलते हैं इंट्रॉन होमिंग। जैसे देखो सी और डी डायग्राम में आपको दिखाया है, एक होता है होमिंग, एक होता है रेट्रो होमिंग। होमिंग का मतलब है डीएनए की हेल्प से डायरेक्टली वो चले जाएंगे, और रेट्रो होमिंग का मतलब है कि आरएनए की हेल्प वहां लेनी पड़ेगी। तो ग्रुप 1 डीएनए की हेल्प से जाते हैं, ग्रुप 2 आरएनए की हेल्प से जाते हैं। देखो कैसे ग्रुप 1 होमिंग हुआ है, यहाँ पर देखो ये पोर्शन दिखाया है कि ये वाला पोर्शन जो रेड कलर में है ये इंट्रॉन वाला पोर्शन है। तो पहले ये जो इंट्रॉन है ये क्या करेंगे, अपना जीन एक्सप्रेशन करेंगे और वहां पर बना देंगे होमिंग एंडोन्यूक्लियस। जो मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ इंट्रॉन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो यहाँ पर होमिंग एंडोन्यूक्लियस को बनाया जाता है। अब ये वो पोर्शन है जिसके पास इंट्रॉन नहीं है, तो ये होमिंग एंडोन्यूक्लियस यहाँ जाएगा और कट कर देता है उस पोजिशन पर जहां पर इनको ऐड करना है। अब जैसे यहाँ कट हो जाता है, कट होने के बाद फिर ये वाला पोर्शन जिसके पास ये था और ये जिसके पास नहीं है, वहां पर इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन तरीके से प्रोसेस चलती है, और जिसके पास नहीं था वहां पर भी ये इंट्रॉन आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ आरएनए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, डीएनए की हेल्प से ही चीजें दूसरे जीन के अंदर मूव कर गई हैं। तो ये ग्रुप 1 इंट्रॉन की बात है। ग्रुप 2 के जो इंट्रॉन होता है वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये है आरएनए, ठीक है। ग्रुप 2 जो होते हैं वो जब आरएनए बन जाते हैं, मतलब वो इंट्रॉन की फॉर्म में आ जाते हैं आरएनए की फॉर्म में, तब की बात की है, और ये है एंडोन्यूक्लियस जो कट करेगा। तो देखो यहाँ पर दोनों तरीके से हो सकता है, या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में भी ऐड किया जा सकता है इसको, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में भी ऐड किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड में ये एंजाइम आएगा, यहाँ कट करेगा, और कट करने के बाद ये जो आरएनए है इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और फिर cDNA बनता है, तो दोनों स्ट्रैंड में ये आरएनए आ जाता है। इसके बाद देखो अगर सिंगल स्ट्रैंड में करना है तो सेम यहाँ पर पहले कट किया जाएगा, फिर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, फिर cDNA बनेगा, और फिर दोनों स्ट्रैंड में ये ऐड हो जाता है। तो ग्रुप 1 में किसी भी आरएनए की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, ग्रुप 2 के लिए आरएनए ही इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी सही, मतलब डी ऑप्शन विल बी द राइट। इसके बाद ई में लिखा है कि जो राइबोन्यूक्लियस पी होता है, आरएनएस पी इज एसेंशियल फॉर बैक्टीरिया एंड आर्किया बट नॉट द यूकैरियोट। ये बात गलत है। जो आरएनएस पी है ये एक ऐसा एंजाइम है जो आर्किया के अंदर भी है, बैक्टीरिया के अंदर भी है, यूकैरियोट के अंदर भी है, और इसका रोल होता है टीआरएनए की स्प्लाइसिंग के लिए, ठीक है। जैसे देखो लिखा भी है इसके बारे में, राइबोन्यूक्लियस पी आरएनएस पी इज एन एंशिएंट एंड एसेंशियल एंडोन्यूक्लियस दैट catalyze the cleavage of the 5' ladder sequence from precursor tRNA। जो प्री tRNA होता है उसका जो लेडर सीक्वेंस होता है 5' पर, उसको कट करने में हेल्प करता है। The enzyme is one of only 2 ribozymes which can be found in all the kingdoms of the life, bacteria, archaea और यूबैक्टीरिया, मतलब यूकैरियोट सब में मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी सही, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही है। इसके लिए भी मैंने कुछ लिखा था, यस इसके लिए देखो यहाँ लिखा है, जो होमिंग एंडोन्यूक्लियस होता है आर अ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ द प्रोटीन दैट आर इनकोडेड बाय द जीन विद मोबाइल सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन। मतलब ये होमिंग एंडोन्यूक्लियस कौन बनाता है, ये इंट्रॉन्स बनाते हैं। दे ऑल्सो बीन आइडेंटिफाइड इन सेल्फ स्प्लाइसिंग इंटरिन प्रोटीन इंट्रॉन्स। दीज एंजाइम प्रोमोट the movement of the DNA sequence that encode them from one chromosome location to the another। मतलब ये भी प्रोटीन बना सकते हैं जो इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर कौन सा आया है, फर्स्ट भी सही है, और सी भी सही है, डी भी सही है, और ई भी सही, नहीं ई गलत है हमारा, क्योंकि ई में लिखा है कि वो बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं आर्किया के, लेकिन यूकैरियोट के अंदर नहीं, तो ई भी गलत हो जाएगा। तो देखो हमारा ए सही है, सी सही है, डी सही है, ए सी डी, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम से। फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट द ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। ए स्टेटमेंट है, बी है, सी है, डी है और ई है। आपसे पूछा है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑल करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो ए में लिखा है द रेप्लिकेशन ऑफ बोथ द एच एंड एल स्ट्रैंड इज यूनिडायरेक्शनल एंड बिगिन एट द स्पेसिफिक ओरिजिन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 टाइप के स्ट्रैंड होते हैं, एक हैवी होता है, एक लाइट होता है। तो हैवी और लाइट की जो रेप्लिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल है, और एक ही ओरिजिन से दोनों की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं डी लूप। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे देखो इस डायग्राम में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए दिखाया है, ये हैवी स्ट्रैंड है, ये लाइट स्ट्रैंड है। हैवी स्ट्रैंड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो जी है, ग्वेनिन है, उसका कंटेंट ज़्यादा होता है, और लाइट वाले में सी का ज़्यादा होता है, इस वजह से ये हैवी हो जाता है और ये लाइट हो जाता है।
अब दोनों स्ट्रैंड के रेप्लिकेशन के लिए एक साइट होती है जिसको बोलते हैं डी लूप। डी लूप से ही दोनों का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखो ये डी लूप है, डी लूप में एक इस साइड चलेगा, एक इस साइड चलेगा, तो ये यूनिडायरेक्शनल है। देखो मैंने बताया भी था आपको लास्ट वीडियो में, अगर इस तरीके से फोर्क है और ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है। और अगर ऐसे फोर्क है रेप्लिकेशन का और यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि ये लीडिंग स्ट्रैंड है और ये लीडिंग है, इधर ये लैगिंग है, ये भी लैगिंग है, ये लैगिंग है और ये लैगिंग है, तो मतलब एक ही रेप्लिकेशन फोर्क के अंदर एक ही स्ट्रैंड में लीडिंग भी है, लैगिंग भी है, दूसरे स्ट्रैंड में लीडिंग भी है, लैगिंग भी है, तो ये बाई डायरेक्शनल है। लेकिन ये यूनि है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऐसे मूव कर रहा है और दूसरा ऐसे मूव कर रहा है, इस तरीके से देखो, तो ये यूनिडायरेक्शनल हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोनों स्ट्रैंड का जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट तो डी लूप से ही होता है लेकिन यूनिडायरेक्शन में होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट। बी में लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल जीन इनकोड फॉर प्रोटीन प्रोडक्ट, ये बात गलत है। देखो ह्यूमन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास 16 KB का जीनोम होता है और उसमें से केवल 16 KB में से केवल 13 जीन ऐसे हैं जो प्रोटीन को इनकोड करते हैं। बाकी के सब कुछ tRNA बनाते हैं, कुछ RNA बनाते हैं, कुछ अलग प्रोटीन बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीन है वो मोस्टली प्रोटीन बनाता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता। सी में लिखा है दो द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज एग्जैक्टली कॉम्पैक्ट द जीन नेवर शो एनी सीक्वेंस ओवरलैपिंग, यानी यहाँ पर सीक्वेंस की ओवरलैपिंग नहीं होती, ये बात भी गलत है। सीक्वेंस की ओवरलैपिंग वहां पर होती है, तो ये लिखा है कि नहीं है तो गलत हो जाएगा। डी में लिखा है द CR या फिर डी लूप रीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जीन एग्जिबिट ट्रिपल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। देखो ये है डी लूप, डी लूप में क्या है, एक ये हैवी स्ट्रैंड है और ये लाइट स्ट्रैंड है। जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो वहां पर चीजें स्टार्ट होती हैं डी लूप से, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वहां ट्रिपल स्ट्रैंड आ जाते हैं, एक लाइट है, एक हैवी है, और जब रेप्लिकेशन स्टार्ट है तो वहां पर स्टार्ट होता है। या फिर अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए तो भी यहां से ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ ट्रिपल स्ट्रैंड का फीचर कुछ टाइम के लिए आता है, हमेशा नहीं बना रहता है, कुछ टाइम के लिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो डी लूप होता है ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीन एग्जिबिट द ट्रिपल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, ये बात सही है। तो अभी तक हमारा ए सही है और डी सही है। ए और डी किसमें दिया है, ए और डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। अच्छा, तो फिर ई में लिखा है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA स्ट्रैंड बाई डायरेक्शनली फ्रॉम अ कॉमन प्रोमोटर रीजन इन द डी लूप रीजन एंड कंटिन्यू राउंड द सर्कल। देखो जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम है, इसमें डी लूप के अंदर ही कुछ साइट्स होती हैं जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो अगर बात की जाए हैवी स्ट्रैंड की, तो हैवी स्ट्रैंड के लिए होता है हैवी स्ट्रैंड प्रोमोटर और लाइट स्ट्रैंड के लिए होता है लाइट स्ट्रैंड प्रोमोटर, और एक ही साइड से वो दोनों स्टार्ट होते हैं इस तरीके से, ये यहाँ चलेगा और ये यहाँ चलेगा। तो ये बाई डायरेक्शनल है, एक इस साइड से और एक इस साइड से, और ये पूरा सर्कल फिर इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो ये जो ऑप्शन दिया है ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा ए सही है, डी सही है, ई सही है, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। यस, तो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, पार्ट बी के भी और सी के भी। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।